आमतौर पे जब किसी हड्डी में फ्रैक्चर होता है तो मेडिकल साइंस का एक्सरे एकदम साफ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर दे देता है। मतलब समस्या कहाँ है ये तुरंत पता चल जाता है। हाँ बिल्कुल, एकदम सटीक पता चल जाता है। सही कहा। लेकिन आज जब हम ग्लोबल इकोनॉमी और भविष्य की जो वित्तीय स्थिरता है उसको डायग्नोज करने की कोशिश करते हैं, है ना, तो लगता है जैसे वो एक्सरे मशीन पूरी तरह से धुंधली पड़ चुकी है। बहुत ही सही उपमा दी है आपने। आज के समय में इकोनॉमी को समझना सच में बहुत मुश्किल हो गया है। हाँ यार, और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हम एक बेहद दिलचस्प स्रोत का विश्लेषण कर रहे हैं, जिसका जो मुख्य विषय है वो है फाइनेंशियल क्राइसिस 2026। आज का हमारा मिशन ये समझना है कि पैसे की असलियत आखिर क्या है और क्यों चांदी यानी सिल्वर को भविष्य के सर्वाइवल का एक क्रिटिकल साधन माना जा रहा है। और इस चर्चा में गहराई तक जाने से पहले ना एक बात स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। हाँ बिल्कुल, वो डिस्क्लेमर देना जरूरी है। जी, आज हम जिस स्रोत पर बात कर रहे हैं उसमें आर्थिक पतन या फिएट करेंसी या सरकारी नीतियों को लेकर जो भी दावे किए गए हैं वो सब स्रोत के अपने शोध और उनके अपने नजरिए पर आधारित हैं। मतलब हम यहाँ किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। एकदम सही। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी का पक्ष लेना या किसी भी तरह के निवेश की वकालत करना बिल्कुल नहीं है। हम केवल एक निष्पक्ष लेंस से उन तंत्रों और डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं जो इस रिपोर्ट में प्रस्तुत किए गए हैं। तो चलिए सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं। स्रोत अपनी बात की शुरुआत इकोनॉमी या स्टॉक मार्केट से नहीं करता, बल्कि एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करता है कि हम जानकारी को कैसे प्रोसेस करते हैं। हाँ, और ये बहुत ही दिलचस्प शुरुआत है, क्योंकि स्रोत का तर्क है कि जब तक हम इंफॉर्मेशन के माया जाल को नहीं समझेंगे ना, तब तक आर्थिक या मानसिक स्थिरता पाना लगभग असंभव है। मतलब ये कुछ वैसा ही है ना, जैसे जीवन भर चम्मच से खाना खिलाए जाने को ही हम पोषण मान लें, जबकि असली सर्वाइवल तो खुद आग जलाकर खाना पकाना सीखने में है। क्या बात है, बिल्कुल सटीक विश्लेषण है ये। आज के समय में जिन्हें हम खबरें कहते हैं वे अक्सर विज्ञापन या फिर प्रोपेगेंडा का हिस्सा होती हैं। हाँ, वो न्यूज़ चैनल्स वाला पॉइंट। जी, जो सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स हैं वो इस तरह से डिजाइन किए गए हैं कि वे यूजर को जानकारी खोजने ही नहीं देते, बल्कि उन्हें एक खास तरह का कंटेंट बस परोसते रहते हैं। और वो कंटेंट मुख्य रूप से हमारी भावनाओं से खेलता है? बिल्कुल, वो मुख्य रूप से दो मानवीय भावनाओं को ट्रिगर करता है, डर या फिर मनोरंजन, क्योंकि इन्हीं दोनों से लोगों की अटेंशन को लंबे समय तक बांध कर रखा जा सकता है। हाँ, मतलब लोग या तो डर कर देखते रहेंगे या फिर मजे के लिए। सही कहा। और ऐसे में जो क्रिटिकल थिंकिंग है यानी आलोचनात्मक सोच, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और यहीं पर स्रोत सही सवाल पूछने की कला पर बहुत जोर देता है। एक बहुत ही शानदार उदाहरण दिया गया है स्रोत में एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। हाँ, वो इन्फिनिट इंटेलिजेंस वाला उदाहरण बहुत प्रभावशाली है। मैं भी वही सोच रही थी, अगर एआई एक इन्फिनिट इंटेलिजेंस है और कोई उससे सिर्फ ये पूछे कि मुझे निवेश कहाँ करना चाहिए, तो ये तो वैसा ही है जैसे दुनिया के सबसे अमीर इंसान से महज $500 मांग लेना। बिल्कुल, मतलब आपने उस क्षमता का सही इस्तेमाल ही नहीं किया। स्रोत के अनुसार सही सवाल ये होना चाहिए कि पैसा असल में क्या है, या फिर महंगाई का मूल कारण क्या है। हाँ, क्योंकि जब तक हम क्या और क्यों जैसे सवाल नहीं पूछते तब तक सिर्फ कैसे पूछने का कोई अर्थ नहीं रह जाता। इस बात में बहुत गहराई है। जब लोग बुनियादी सवाल पूछना बंद कर देते हैं ना, तो सिस्टम उनके अज्ञान का फायदा उठाता है, और यहीं से स्रोत अपने दूसरे और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु की ओर बढ़ता है, जो कि है फियाट करेंसी और इन्फ्लेशन टैक्स का असली सच। बिल्कुल। हाँ, इस हिस्से पर हमें सच में थोड़ा ठहर कर बात करनी चाहिए। मतलब हम सब दिन रात पैसे के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन स्रोत के मुताबिक आज जो पैसा हमारी जेब में है वो पैसा है ही नहीं। वो केवल विनिमय का एक माध्यम है, यानी मीडियम ऑफ एक्सचेंज। उसमें मूल्य का संचय यानी स्टोर ऑफ वैल्यू जैसी कोई बात अब बची ही नहीं है। तो फिर असली पैसा क्या होता था इतिहास में? इतिहास को देखें तो असली पैसे का अपना एक अंतर्निहित मूल्य होता था, जिसे इंट्रिंसिक वैल्यू कहते हैं। सोने या चांदी के सिक्कों की अपनी कीमत होती थी। हाँ, क्योंकि वो धातु कीमती थी। सही कहा। लेकिन आज की जो कागजी मुद्रा है, जिसे हम फियाट करेंसी कहते हैं, उसकी कीमत सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकारों ने एक कानून बनाकर उसे मान्यता दी है। मतलब उसका अपना कोई भौतिक मूल्य नहीं है, वो बस एक कागज का टुकड़ा है। बिल्कुल। और जब किसी चीज का कोई भौतिक आधार नहीं होता,
तो उसे छापना बहुत आसान हो जाता है। स्रोत यहीं पर महंगाई को एक अदृश्य टैक्स बताता है, जो सरकारों द्वारा हवा से करेंसी छापने का सीधा नतीजा है, प्रिंटिंग आउट ऑफ थिन एयर। एकदम सही। लेकिन एक सेकंड, यहाँ मुझे स्रोत की बात पर थोड़ी आपत्ति है। मैं ये सोच रही थी कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जो बुनियादी सिद्धांत है ना, जो दुनिया भर के केंद्रीय बैंक फॉलो करते हैं। हाँ, इन्फ्लेशन टारगेटिंग की बात कर रहे हैं आप। हाँ बिल्कुल। उनका मानना है कि अर्थव्यवस्था में 2% या 3% की हल्की महंगाई एक बहुत अच्छी और स्वस्थ निशानी है। उनका तर्क है कि अगर महंगाई नहीं होगी तो लोग अपना पैसा गद्दे के नीचे छिपा के रखेंगे। सही कहा। हल्की महंगाई लोगों को निवेश करने और खर्च करने पर मजबूर करती है, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ होती है। तो फिर स्रोत इसे अचानक सबसे क्रूर और अदृश्य टैक्स क्यों कह रहा है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और दुनिया भर के जितने भी केंद्रीय बैंक हैं वो इसी थियरी का बचाव करते हैं। लेकिन अगर हम इसके पीछे के मैकेनिज्म को समझे ना, तो तस्वीर कुछ और ही नजर आती है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, जब सरकारें अपने घाटे को पाटने के लिए या युद्ध लड़ने के लिए या फिर फ्री स्कीम्स बांटने के लिए बेतहाशा पैसा छापती हैं, तो सिस्टम में करेंसी की सप्लाई अचानक से बहुत बढ़ जाती है। हाँ, करेंसी ज्यादा हो जाती है मार्केट में। अब मान लीजिए कि इकोनॉमी में मौजूद कुल सामान उतना ही है, लेकिन उसे खरीदने के लिए करेंसी दोगुनी हो गई, तो जाहिर है कि कीमतें बढ़ जाएंगी। बिल्कुल। इसका सीधा असर ये होता है कि आपके बैंक में रखे पैसों की जो खरीदने की ताकत है, यानी परचेसिंग पावर, वो रातों रात कम हो जाती है। अरे बाप रे, मतलब ये एक ऐसा टैक्स है जिसके लिए कोई रसीद नहीं कटती। सही कहा, कोई रसीद नहीं कटती, लेकिन इंसान की मेहनत की कमाई का मूल्य चुपचाप आधा हो जाता है। यानी अगर वेतन वही रहे लेकिन उसी पैसे में अब आधा ही राशन आ रहा हो, तो वो एक तरह की सरकारी चोरी ही हुई ना, जिसे बस एक कानूनी जामा पहना दिया गया। बिल्कुल, यही स्रोत का मुख्य तर्क है। और स्रोत अमेरिका के राष्ट्रीय कर्ज का जो आंकड़ा देता है, वो तो सच में डराने वाला है। हाँ, लगभग $40 ट्रिलियन का कर्ज। 40 ट्रिलियन। ये आंकड़ा सिर्फ बड़ा नहीं है, बल्कि ये इस सिस्टम के कोलैप्स होने का एक बहुत बड़ा संकेत है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम 1971 में जाएं, जब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने डॉलर का सोने के साथ जो लिंक था, जिसे गोल्ड स्टैंडर्ड कहते हैं, उसे पूरी तरह खत्म कर दिया था। तो फिर डॉलर की कीमत किस चीज पर टिक गई? डॉलर हवा में लटक गया था, लेकिन उसे बचा लिया गया पेट्रो डॉलर अग्रीमेंट के जरिए। ओहो, पेट्रो डॉलर। मतलब दुनिया में किसी को भी तेल खरीदना था तो उसे डॉलर चाहिए था। बिल्कुल। इससे दुनिया भर में डॉलर की एक कृत्रिम मांग पैदा हो गई, जिसने अमेरिका को अनगिनत नोट छापने की आजादी दे दी। लेकिन अब तो वो पेट्रो डॉलर का कवच भी टूट रहा है ना, क्योंकि ग्लोबल समीकरण बहुत तेजी से बदल रहे हैं। हाँ, अब वो लिंक भी कमजोर पड़ रहा है। तो अगर ये सिस्टम फेल होता है, तो इसका जो डेथ स्पाइरल है वो काम कैसे करता है? इसे अब ऐसे समझिए, जब महंगाई बेकाबू होने लगती है तो फेडरल रिजर्व यानी जो उनका केंद्रीय बैंक है, वो उसे रोकने के लिए ब्याज दरें बढ़ाता है। हाँ, इंटरेस्ट रेट्स हाइक करता है। लेकिन जब आपके सिर पर 40 ट्रिलियन डॉलर का कर्ज हो और ब्याज दर 5% भी कर दी जाए, तो केवल उस कर्ज का ब्याज चुकाने के लिए ही सरकार को सालाना 2 ट्रिलियन डॉलर चाहिए। बाप रे, 2 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ ब्याज देने के लिए? बिल्कुल, और ये पैसा उनके पास है नहीं, तो वे उस ब्याज को चुकाने के लिए और नया पैसा छापते हैं। और नया पैसा छापने से महंगाई और बढ़ती है। और फिर वे ब्याज दर और बढ़ाते हैं। ये एक अंतहीन चक्र है। अर्जेंटीना, जिम्बाब्वे और वेनेजुएला में फियाट करेंसी का जो हाल हुआ, स्रोत उसी मैकेनिज्म की ओर इशारा कर रहा है। ये तो सच में एक भयंकर चक्रव्यूह है। अब अगर कागजी मुद्रा ताश के पत्तों की तरह ढहने की कगार पर है और स्रोत के मुताबिक हम एक ऑल एसेट बबल के फटने का इंतजार कर रहे हैं, तो लोग अपनी गाड़ी कमाई बचाने कहाँ जाएंगे? इतिहास बताता है कि पैनिक के समय हर कोई सोने की तरफ भागता है, गोल्ड की तरफ। हाँ, गोल्ड तो हमेशा से एक सेफ हेवन रहा है, लेकिन स्रोत यहाँ कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट लाता है जिसकी उम्मीद कम ही लोगों को थी। बिल्कुल, और वो ट्विस्ट है चांदी का भविष्य। हाँ, इस हिस्से ने मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर किया। स्रोत कहता है कि सोना 5000 सालों से एक विश्वास है, यानी एक बिलीफ सिस्टम है। सही कहा। संकट के समय लोग सोने की तरफ भागते जरूर हैं, लेकिन अर्थशास्त्र के नजरिए से सोने की जो मांग है वो मुख्य रूप से इलास्टिक है,
यानी लचीली है। हाँ, क्योंकि इसका ज्यादातर इस्तेमाल तो आभूषणों में होता है। और लचीली मांग का सीधा सा अर्थ है कि अगर कल सोने की कीमत 10 गुना बढ़ जाए तो लोग नई ज्वेलरी खरीदना बंद कर देंगे या बहुत कम कर देंगे। बिल्कुल। सोने का कोई ऐसा इंडस्ट्रियल यूज तो है नहीं जिसके बिना दुनिया ही रुक जाए। लेकिन चांदी की कहानी इसके बिल्कुल उलट है। चांदी दुनिया का सबसे बेहतरीन थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है, इसलिए इसकी मांग इनइलास्टिक है। इस फर्क को समझने के लिए मुझे एक उपमा सूझ रही है। हाँ, बताइए। सोना ना, हम्म, जैसे मोनालिसा जैसी किसी मशहूर और प्राचीन पेंटिंग की तरह है। उसकी कीमत इसलिए करोड़ों में है क्योंकि समाज ने सामूहिक रूप से ये मान लिया है कि वो कीमती है। हाँ, एक कलेक्टिव बिलीफ है। बिल्कुल। अगर कल को लोगों का मन बदल जाए तो वो सिर्फ एक पुराना कैनवस है। लेकिन चांदी उस कैनवस और पेंट की तरह है जिसके बिना भविष्य की तकनीक रूपी कोई भी तस्वीर बनी नहीं सकती। क्या बात है, बहुत ही बेहतरीन उपमा है ये। मतलब आप पेंटिंग के बिना तो जिंदा रह सकते हैं, लेकिन उस बुनियादी सामग्री के बिना निर्माण पूरी तरह असंभव है। ये तुलना एकदम सटीक है और स्रोत इस बात को बहुत गहराई से समझाता है कि भविष्य की हर उस तकनीक में चांदी का इस्तेमाल हो रहा है जिसे हम भविष्य कहते हैं। जैसे कि एआई। हाँ, एआई, डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए अथाह ऊर्जा और कूलिंग सिस्टम चाहिए जिनमें भारी मात्रा में चांदी लगती है। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी तो हैं। बिल्कुल। ईवी की जो नई सॉलिड स्टेट बैटरियां आ रही हैं, $20,000 के जो मिलिट्री ड्रोन बन रहे हैं, या सोलर पैनल्स की जो क्रांति हो रही है, इन सब में चांदी एक बहुत ही क्रिटिकल कंपोनेंट है। और सबसे बड़ी बात मुझे जो लगी कि इसे किसी अन्य सस्ती धातु से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। बिल्कुल नहीं किया जा सकता। अगर किसी टेक कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लिए चांदी चाहिए तो उसे वो हर कीमत पर खरीदनी ही होगी। यही कारण है कि अमेरिका ने अपने इतिहास में पहली बार चांदी को क्रिटिकल मिनरल की सूची में डाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्रोत बताता है कि अमेरिकी सरकार ने ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स के रणनीतिक भंडारण के लिए लगभग $10 बिलियन का फंड भी अलग से रखा है। अरे वाह, $10 बिलियन का स्टॉक पाइल! इसके पीछे तो भू राजनीति का एक बहुत बड़ा खेल लग रहा है मुझे। बिल्कुल है, जियोपॉलिटिक्स का बहुत बड़ा रोल है इसमें। स्रोत का डेटा बताता है कि दुनिया की लगभग 70% चांदी का जो रिफाइनिंग प्रोसेस है वो अकेले चीन में होता है। 70%? सिर्फ चीन में? हाँ, और चीन ने हाल ही में अपने एक्सपोर्ट पर कड़े नियंत्रण लगाने शुरू कर दिए हैं। तो ये तो बहुत खतरनाक स्थिति हो गई। अब स्थिति को देखिए, एक तरफ पूरी दुनिया की सरकारों और टेक इंडस्ट्रीज को भविष्य के लिए बेतहाशा चांदी चाहिए, और दूसरी तरफ सप्लाई चेन का एक बहुत बड़ा हिस्सा सिकुड़ रहा है। मतलब चांदी अब कोई गरीब आदमी का सोना नहीं रह गई है, ये तो नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुकी है। बिल्कुल सही कहा। तो यहाँ ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। अगर चांदी इतनी ही जरूरी है और इसकी डिमांड इतनी ज्यादा इनइलास्टिक है और ग्लोबल सप्लाई सिकुड़ रही है, तो फिर पिछले 50 सालों में इसकी कीमत सोने की तरह रॉकेट क्यों नहीं बन गई? ये बहुत अच्छा सवाल है। मतलब बेसिक अर्थशास्त्र तो यही कहता है ना कि सप्लाई कम हो और डिमांड ज्यादा हो तो कीमतें आसमान छूती हैं। फिर चांदी के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस सवाल का जवाब उस मायाजाल में छिपा है जिसे स्रोत पेपर मार्केट कहता है। पेपर मार्केट? हाँ, हम जो स्क्रीन पर चांदी का स्पॉट प्राइस देखते हैं ना, वो खदानों से निकलने वाली फिजिकल चांदी की सप्लाई से तय नहीं होता। अच्छा, तो फिर कैसे तय होता है? वो कॉमिक्स जैसे कमोडिटी एक्सचेंजों पर ट्रेड होने वाले पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स द्वारा तय होता है। पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स? मतलब ये पूरी तरह से एक फ्रैक्शनल रिजर्व सिस्टम की तरह काम कर रहा है, जहां एक्सचेंज असल धातु की बजाय केवल उस धातु पर एक दावा या क्लेम बेच रहा है? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। स्रोत का कहना है कि एक्सचेंज पर मौजूद हर एक फिजिकल आउंस चांदी के मुकाबले 200 से 400 पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हो रहे हैं। बाप रे, ये तो ऐसा हुआ जैसे कोई एयरलाइन एक ही विंडो सीट के लिए 400 लोगों को टिकट बेच दे और बस ये दुआ करे कि 399 लोग उड़ान के दिन एयरपोर्ट पर ना पहुंचे। हाँ, एकदम सही। ये एयरलाइन वाला उदाहरण इस पूरी स्थिति को एकदम साफ कर देता है। तो ये मैकेनिज्म काम कैसे करता है? हेराफेरी कैसे होती है? देखिए, बड़े संस्थान भारी मात्रा में इन पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स को शॉर्ट करते हैं। जब मार्केट में अचानक इतनी बड़ी मात्रा में सप्लाई दिखने लगती है, भले ही वो सिर्फ कागजों पर हो, तो एल्गोरिदम और ट्रेडर्स को लगता है कि चांदी की बहुत सप्लाई मौजूद है। ओहो, और इस वजह से जो स्पॉट प्राइस है वो आर्टिफिशियली नीचे दबा रहता है। बिल्कुल।
ये एक सोची समझी हेराफेरी है और इसी हेराफेरी के लिए अमेरिकी अदालतों ने कुछ समय पहले जेपी मॉर्गन जैसे दिग्गज बैंक पर करीब $1 बिलियन का जुर्माना लगाया था। $1 बिलियन का जुर्माना? मतलब कोई भी बैंक इतना बड़ा जुर्माना बिना किसी गंभीर अपराध के तो नहीं चुकाता। बिल्कुल नहीं। लेकिन स्रोत ये भी इशारा करता है कि ये जो 400 टिकट और एक सीट वाला खेल है ना, ये अब अपने अंतिम चरण में है। क्योंकि अब लोगों ने एयरपोर्ट आना शुरू कर दिया है। हाँ। कॉमेक्स और शंघाई गोल्ड एक्सचेंज जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स पर जो फिजिकल सिल्वर की इन्वेंट्री है वो तेजी से खत्म हो रही है। कितनी बची है अब? स्रोत के डेटा के अनुसार ये 80 मिलियन आउंस से भी नीचे जा चुकी है। पिछले 5 सालों से चांदी लगातार फिजिकल डिफिसिट में है। मतलब जितनी चांदी दुनिया भर की खदानों से निकाली जा रही है और रिसाइकिल की जा रही है, उससे कहीं ज्यादा दुनिया की इंडस्ट्रीज उसे हर साल कंज्यूम कर रही हैं। एकदम सही। और जो स्मार्ट मनी है यानी बड़े निवेशक, वो इस बात को समझ चुके हैं। हाँ, स्रोत ने एक बहुत ही दिलचस्प वाकया बताया था इसमें, जहाँ एक स्ट्रीमिंग कंपनी है जो माइनिंग कंपनियों को फिनेंस करती है। हाँ, वो $4 बिलियन वाला एडवांस। बिल्कुल, उसने एक माइनिंग कंपनी को $4 बिलियन का कैश एडवांस दे दिया है, सिर्फ इसलिए ताकि भविष्य में उसे चांदी $20 प्रति आउंस के भाव पर मिल सके। सोचिए, अगर कोई आज $4 बिलियन दांव पर लगा रहा है तो उसे पता है कि असल कीमत क्या होने वाली है भविष्य में। अच्छा, एक बात बताइए, अगर इस पेपर और फिजिकल मार्केट के बीच इतना बड़ा डिस्कनेक्ट है, तो एक आम निवेशक जो ETF में यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करता है, उसके लिए क्या जोखिम है? इसे समझने के लिए हमें काउंटर पार्टी रिस्क के कंसेप्ट को समझना होगा। काउंटर पार्टी रिस्क? हाँ, जब आप ETF खरीदते हैं तो आप असल में चांदी नहीं खरीदते। आप एक वित्तीय संस्था को पैसा देते हैं। हाँ। और वो संस्था एक वादा करती है कि वो आपके लिए उस मूल्य की संपत्ति रखेगी। हाँ, एक प्रॉमिस होता है बस। लेकिन जब ग्लोबल स्तर पर पेपर कॉन्ट्रैक्ट्स का ये बुलबुला फटेगा और वो 400 लोग अपनी एक सीट मांगने पहुंचेंगे ना, तो जो संस्थाएं दिवालिया होंगी या मुकर जाएंगी, उनके साथ आपका निवेश भी शून्य हो सकता है। मतलब जब सिस्टम क्रैश होगा तो ये ETF आपको फिजिकल चांदी देने के बजाय शायद उस दिन की गिरी हुई कीमत पर आपको बस कैश में सेटल कर देंगे। बिल्कुल। जब बाढ़ आ रही हो तो आपके हाथ में कागज पर बनी नाव की तस्वीर होना काफी नहीं है यार, आपके पास लकड़ी की असली नाव होनी चाहिए। बहुत खूब। असली नाव ही बचाएगी। खैर, जब हम भविष्य की तकनीक की बात कर रहे हैं तो स्रोत ने AI पर भी काफी जोर दिया है। हाँ, AI को लेकर बहुत चर्चा है रिपोर्ट में। तो क्या AI सिर्फ चांदी की खपत बढ़ाने वाला एक जरिया है या फिर AI खुद भी एक सुरक्षित निवेश है? स्रोत का मानना है कि AI मानवता का भविष्य है, ठीक वैसे ही जैसे साल 2000 में इंटरनेट था। हाँ, इंटरनेट ने तो पूरी दुनिया बदल दी, वो कोई धोखा नहीं था। लेकिन साल 2000 में जो .com बबल था ना, उसमें इंटरनेट कंपनियों का जो मूल्यांकन किया गया था, जो वैल्यूएशन था, वो पूरी तरह से एक भ्रम था। ओहो, तो आज AI के साथ भी ठीक ऐसा ही हो रहा है क्या? बिल्कुल, तकनीक असली है, लेकिन जिन कंपनियों के पास ये तकनीक है, उनका वैल्यूएशन एक भयंकर बुलबुला है। हाँ, मुझे याद है स्रोत ने ये बताया कि अमेरिका की टॉप 7 टेक कंपनियां जो कि पूरा नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज चला रही हैं, वो आपस में ही भारी भरकम ट्रांजैक्शन करके अपने रेवेन्यू को बढ़ा चढ़ाकर दिखा रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसा ही हो रहा है। लेकिन ये काम कैसे कर रहा है? क्या वे बस एक दूसरे के सर्वर खरीद रही हैं? इसका मैकेनिज्म बहुत ही चालाकी भरा है। ये बड़ी टेक कंपनियां AI स्टार्टअप्स में इस शर्त पर भारी फंडिंग करती हैं कि वे स्टार्टअप्स उसी निवेश के पैसे से इन टेक कंपनियों के क्लाउड कंप्यूटिंग पावर और सर्वर स्पेस को खरीदेंगे। अरे बाप रे, ये तो ऐसा हुआ जैसे 10 दोस्तों का एक ग्रुप एक ही 100 रुपए के नोट को बार बार एक दूसरे को बेच रहा हो। हाँ, बिल्कुल। और हर बार वो दावा कर रहे हो कि उनकी इकॉनमी 100 रुपए से बढ़ गई है। अंत में सबके पास वही 100 रुपए का नोट है, लेकिन कागजों पर उन्होंने हजारों का रेवेन्यू दिखा दिया। एकदम सटीक उपमा दी आपने। वे अपना ही पैसा घुमाकर उसे अपना रेवेन्यू बता रहे हैं, और यही एक क्लासिक बबल की निशानी होती है। मतलब उनका असली मुनाफा बहुत कम है। हाँ, लेकिन AI इंफ्रास्ट्रक्चर पर उनका खर्च अथाह है, और यहीं पर स्मार्ट मनी बनाम आम जनता के व्यवहार का अंतर स्पष्ट करता है। स्मार्ट मनी से मतलब है जो बड़े और स्मार्ट निवेशक हैं। जी, वो इस गेम को समझते हैं। वो भीड़ से पहले ही अपना पैसा इन ओवरवैल्यूड पेपर एसेट से निकालकर
फिजिकल और इनइलास्टिक संपत्तियों में डाल रहे हैं। और जब ये एआई बबल फटेगा या जब इकोनॉमी में कोई बड़ा क्रैश आएगा, तब जो आम जनता है वो घबराकर सुरक्षित जगहों यानी सोने और चांदी की तरफ भागेगी। और तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब आम जनता जागेगी तब तक कीमतें उनकी पहुंच से कोसों दूर जा चुकी होंगी। हाँ, क्योंकि ग्लोबल सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा तो सरकारें और बड़ी टेक इंडस्ट्रीज पहले ही निगल चुकी होंगी। बिल्कुल। इसीलिए स्रोत बार बार ये चेतावनी देता है कि ये कोई इन्वेस्टमेंट की थ्योरी नहीं है जिस पर बैठकर आराम से विचार विमर्श किया जाए। ये एक सर्वाइवल की चेतावनी है। सही बात है। बाढ़ आने के बाद नाव बनाना शुरू करना कोई बुद्धिमानी तो है नहीं। एकदम सही। और नाव बनाने के लिए किसी और पर निर्भर होने के बजाय खुद अपनी रिसर्च करनी होगी। स्रोत स्पष्ट रूप से कहता है कि मेरी बातों पर भी आंख मूंद कर विश्वास मत करो। ये शायद पूरे स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण टेकअवे है। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ही यह है कि आप अपनी खुद की रिसर्च पर भी सवाल उठाएं। बिल्कुल, हमें अंधविश्वास से बचना चाहिए। हाँ, डेटा की गहराई में जाना चाहिए, ऐतिहासिक चार्ट्स देखने चाहिए और ये समझना चाहिए कि जो मैक्रो इकोनॉमिक नीतियां 50 साल पहले काम कर रही थीं, वे आज क्यों फेल हो रही हैं। क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। जी, फियाट करेंसी के इस भ्रम से बाहर निकलकर संपत्तियों के असली भौतिक मूल्यों को पहचानना ही आने वाले दशक में आर्थिक स्थिरता का एकमात्र रास्ता है। तो आज के इस डीप डाइव को अगर हम एक धागे में पिरोएं, तो हमने देखा कि हमारी मानसिक और आर्थिक स्थिरता कितनी गहराई से आपस में जुड़ी हुई हैं। बहुत गहराई से। ये स्थिरता तभी आती है जब हम एल्गोरिदम द्वारा परोसे गए शोर से बाहर निकलकर सही सवाल पूछना सीखते हैं। जब हम इस कड़वे सच को पचा पाते हैं कि हमारी जेब में रखा पैसा केवल एक कागज का वादा है, जिसे इन्फ्लेशन नाम का अदृश्य टैक्स दीमक की तरह खा रहा है। बिल्कुल। और सबसे बढ़कर जब हम ये देख पाते हैं कि एक अनिश्चित भविष्य में असली सुरक्षा केवल उन भौतिक चीजों में है जिनकी मांग इनइलास्टिक है। जैसे कि चांदी? हाँ, जो सिर्फ एक धातु नहीं है बल्कि भविष्य की तकनीक और ऊर्जा के अस्तित्व की बुनियादी शर्त है। हमने ये भी समझा कि कैसे पेपर और फिजिकल मार्केट के बीच एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो गई है और कैसे स्मार्ट मनी इस खाई के भरने से पहले ही अपनी जगह सुरक्षित कर रही है। तो आज की इस गहरी चर्चा के अंत में हम एक ऐसा विचार छोड़ना चाहते हैं जो शायद थोड़ा असहज करने वाला हो, बिल्कुल, लेकिन वो आपको अपनी खुद की रिसर्च शुरू करने के लिए मजबूर जरूर करेगा। बिल्कुल, सुनने वालों के लिए एक बड़ा सवाल है। हमने शुरुआत में कहा था कि ग्लोबल इकोनॉमी का एक्सरे बहुत धुंधला हो चुका है, तो जरा इस बात पर विचार करें। अगर दुनिया का मौजूदा वित्तीय ढांचा और शेयर बाजार की ऊंचाइयां और आपके बैंक अकाउंट में दिख रहे नंबर्स केवल कागज के टुकड़ों और डिजिटल स्क्रीन्स पर बने हुए एक सामूहिक भरोसे पर टिके हैं, जो कि सच है, तो जिस दिन अचानक ये अदृश्य भरोसा रातों रात टूट जाएगा, तो क्या उस दिन कंप्यूटर स्क्रीन पर चमकते हुए कुछ लाल हरे नंबर्स का कोई वजूद बचेगा? शायद बिल्कुल नहीं। या फिर इस दुनिया में असली कीमत सिर्फ उस चीज की रह जाएगी जिसे भौतिक रूप से छुआ जा सके और जिसके बिना कोई मशीन काम ना कर सके? बहुत गहरा सवाल है। शायद वो एक्सरे मशीन टूटी नहीं है, बल्कि हम सिर्फ गलत जगह देख रहे हैं। सही सवालों की खोज आज ही से शुरू होनी चाहिए।